हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुल टू स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रैखिक समीकरण एंड द्विघातीय समीकरण, या इसको हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी जो हमारा जो टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण और द्विघातीय समीकरण। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि समीकरण होता क्या है, कि समीकरण कहते किसे हैं। तो जो भी आपकी चर राशियाँ होती हैं, आपको सभी को पता है चर राशियाँ क्या क्या होती हैं। जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो भी आपके अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं, उन सबको क्या कहते हैं हम चर राशियाँ कहते हैं। इसके अलावा जो आपके नंबर होते हैं उनको हम अचर राशियाँ कहते हैं। तो जैसे मान लो x बराबर 0 बाई एक्स बराबर 5, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं समीकरण। तो जहाँ पे हमें x और y यानी कि जो चर राशियाँ होती हैं उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं उन्हें हम कहते हैं समीकरण, और जिनकी हम वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं उसको हम कहते हैं सर्व समीकरण। जैसे आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो जहाँ पर हम वैल्यू निकाल दें x y की तो वो हमारा कहलाता है समीकरण, और जहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल पाए वो कहलाता है सर्व समीकरण। आई होप आपको इतना आपका समझ में आ गया होगा। अब लोग चलते हैं आगे। अब लोग समझते हैं सबसे पहले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसके ऊपर घात कितनी हो, एक घात हो। तो एक घात जिस पर होगी वो कहलाएगा रैखिक समीकरण। जैसे हम समझते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो देखिए x के ऊपर कितनी घात है, एक घात है, और y के ऊपर कितनी है, एक घात है। तो इसको हम लोग कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए दो चर वाले क्यों कह रहे हैं इनको रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पे देखिए x भी है और y भी है। तो दो चर हो गए ना, एक x चर हो गया एक y चर हो गया, तब इसको हम लोग बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। और जैसे हमने मान ले लिया यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 10, तो देखिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। और यहाँ पे दो चर थे इसलिए दो चर वाला। अब रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर घात कितनी लगी है, एक लगी है, और जिसमें एक घात होती है वो रैखिक कहलाता है, और जिसमें दो चर हो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण, और जिसमें एक हो तो वो एक चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है द्विघातीय समीकरण। तो हम लोग देखते हैं द्विघातीय समीकरण क्या होता है। तो देखिए ऐसा समीकरण जिस पर घात कितनी हो, दो घात हो। जैसे हमने मान लो एग्जाम्पल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, यहाँ पे 7 ले लिया। तो देखिए ये समीकरण जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, द्विघातीय समीकरण। अब इस पर कितनी घात चढ़ी है, दो घात चढ़ी है, इसीलिए क्या कहलाएगा, दो घात का समीकरण। और इस पर जब दो घात है तो इसके दो मान निकलेंगे, आपके दो आंसर आएंगे। अगर किसी के ऊपर तीन घात चढ़ी है तो वो त्रिघातीय कहलाएगा, उसके तीन आंसर आएंगे। अगर किसी के ऊपर चार चढ़ी है तो उसके चार आंसर आएंगे, वो चतुर्घात कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 10 दे रखा है, तो x की देखिए पावर कितनी है, एक, और y की पावर कितनी है, एक। तो यहाँ पे x और y के कितने आंसर आएंगे, एक। और आप मान लो दूसरा एग्जाम्पल दिया आपको एग्जाम्पल x प्लस 10 इक्वल टू 15, तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा, 15 माइनस 10 यानी x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। कितना आया, जिसके ऊपर एक घात हो तो उसका एक आंसर आएगा, अगर इसके ऊपर दो घात है तो उसके दो आंसर आएंगे। तो बस यही आपको इतना है जो है याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दो घात है तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे। तो मान लेते हैं कि कोई आपका जो द्विघातीय समीकरण है उसके जो दो मूल हैं वो कौन कौन से ले लेते हैं हम, अल्फ़ा और बीटा ले लेते हैं। तो पहले इसका हम समझ लेते हैं कि व्यापक रूप क्या होता है। जो आपका द्विघातीय समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप समझते हैं। इसको हम व्यापक रूप बोल सकते हैं, या सरलतम रूप भी बोल सकते हैं, या साधारण रूप भी बोल सकते हैं। तो ये होता है आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका कहलाता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ये मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू देखिए a के नीचे क्या आ रहा है, 5। अगर हम तुलना करेंगे तो देखिए a की वैल्यू कितनी मिल रही है, 5। और यहीं अगर हम b की बात करें तो देखिए b की वैल्यू कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है, तो b बराबर हो जाएगा 6। और देखिए c की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो 8 तो मिल ही रही है, लेकिन इसका चिन्ह भी साथ में आएगा। और यहाँ पे देखिए हमने प्लस चिन्ह क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि प्लस चिन्ह लिखा नहीं आता है इसलिए हमने नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, c इक्वल टू माइनस का 8। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि माइनस चिन्ह अगर आप नहीं लेते तो आपका सवाल जो है वो गलत हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको c दिया ही नहीं गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे c नहीं दिया है।
अब मान लीजिए यहाँ पे बी वाला टर्म नहीं दिया है, एक्स वाला टर्म, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जिसका भी टर्म या जो टर्म ना दिया हो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे 5 ना दिया होता तो यहाँ पे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। या केवल पूरा एक्स ना होता तो फिर एक्स की वैल्यू 0 मानते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो फिर 1 मानेंगे। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे एक्स दिया गया है तो यहाँ पे बी की वैल्यू 1 लेंगे, और अगर एक्स भी ना दिया होता तो फिर 0 होगी, ठीक है। अगर एक्स के साथ कुछ भी ना दिया हो तो फिर 1 होगी, अगर एक्स भी ना दिया हो तो फिर 0 हो जाएगी। इतना आपको याद रखना है। और सी तो कांस्टेंट होता ही है, वो तो वेरिएबल है, तो उसकी तो वैल्यू 0 होगी अगर वो नहीं होगा तो इस तरीके से इतना आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अचर टर्म है, अचर पद है। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए ये आपको दिया गया है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे देखिए घात कितनी है इसकी, 2 घात है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया जिसके ऊपर 2 घात होगी तो उसके 2 आंसर आएंगे। तो 2 घात आंसर आएंगे तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसके 2 मूल हैं। कौन कौन से माना, एक मूल है इसका अल्फ़ा, माना समीकरण के 2 मूल कौन कौन से हैं, एक अल्फ़ा ले लिया और एक बीटा ले लिया। तो एक अल्फ़ा है एक बीटा है, इसको हम लोग शून्यक भी बोलते हैं या मूल भी बोलते हैं, दोनों चीज़ कह सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मूलों का योग। तो मूलों का योगफल या मूलों का योग, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, ये आपको याद रखना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a। बी कहाँ से आपको मिलेगा, जो आपका समीकरण दिया गया हो उससे आप तुलना करेंगे तो वहाँ से आप बी की वैल्यू निकालेंगे और ए की वैल्यू भी वहीं से मिलेगी। ये आपको तुलना करके निकालनी पड़ेगी। उसके बाद करते हैं मूलों का गुणनफल। तो देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी दोनों का गुणा कर दीजिए। तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। सी आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपको समीकरण से मिलेगी, और ए भी आपको कहाँ से मिलेगी, वो भी आपको समीकरण से मिलेगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, इससे आपके जो है सवाल लगेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी आपका समीकरण दिया होता है तो उससे आप मूल निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको मूल दिए गए हों तो आप समीकरण कैसे निकालेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने आपको बताया कि जो अगर आपके समीकरण दिया गया है उसके आप मूल निकालें। लेकिन अगर वो मूल दे दे तो समीकरण पूछे तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि दिए गए मूलों से समीकरण ज्ञात करना। दिए गए मूलों या शून्यक, या हमने आपको पहले बता दिया है मूल और शून्यक बात एक ही होती है, कहीं कहीं पर हम शून्यक बोल देते हैं, कहीं कहीं पर आप मूल बोलते हैं, तो आप कन्फ्यूज मत होना। तो दिए गए मूलों से शून्यक या शून्यक से द्विघात समीकरण ज्ञात करना। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, हमने आपको इसका व्यापार पहले बता दिया था, लेकिन अगर बनाएंगे कैसे समीकरण, तो ये देखिए हो जाएगा x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी कि x² - मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। ये आपको फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इससे जो है आपके क्वेश्चंस लगेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं विविक्त कर की। तो विविक्त कर क्या होता है, इसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है d = b² - 4ac। ये होता है d बराबर b² - 4ac। यहाँ से आप विविक्त कर निकाल सकते हैं। तो देखिए अब आगे देखते हैं, यदि कोई आपको समीकरण दिया गया है और उसके जो हैं मूल बराबर हैं, मूल कैसे हैं, बराबर, यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों के मान जो हैं बराबर हैं, तब क्या होगा, तब d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। यहाँ पे जो d की वैल्यू हो जाती है वो 0 हो जाती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो हम विभक्त कर निकालते हैं तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो ये आएगा b² - 4ac, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। ये आपका हो जाएगा फार्मूला कि यदि मूल बराबर हो तो उसका फार्मूला होता है b² - 4ac = 0। कब होते हैं, जब आपके मूल बराबर हों। क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि मूल बराबर हैं तो आप x का मान ज्ञात कीजिए या k का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए। तो वो आपको कहाँ से निकालने पड़ेंगे, तो वो b² - 4ac = 0 से ही निकालने पड़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 5x² + 8 और यहाँ पे ले लीजिए मान लीजिए 14x। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके मूल जो हमने मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा हैं, ये हमें निकालने हैं। अल्फ़ा और बीटा जो है वो हमें आपको यहाँ से निकालने हैं। या कोई हम सरल एग्जांपल लेते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अभी आपको हमने बताया भी नहीं है कि
कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि जनरली बहुत से लोग बेसिक होंगे उनको बेस नहीं आता होगा। तो थोड़ा सा हम ईजी एग्जांपल लेते हैं। ईजी कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए हमने 6 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया। तो देखिए ये आपको इजी पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा। तो कैसे, जो भी आपका अचर पद होता है सी वाला, हमने आपको बताया था जो अचर पद होता है सी होता है, तो वहाँ पे 6 है तो 6 को अलग ले लीजिए। 6 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए कि जोड़ने पर 5 आए। कोई दो संख्या ऐसी लीजिए कि इन दोनों संख्या को जोड़ें तो वो 5 आए, अगर वो उन दोनों संख्या को गुणा करें तो वो 6 आए। तो यहाँ पे हमें संख्याएँ मिल गई 3 और 2। 3 का जब आप 2 में गुणा करेंगे तो 6 आएंगे। जब आप 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तब देखिए हम यहाँ पे 5 की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 + 2 लिख देंगे। यहाँ पे 3 + 2 × x और प्लस ये वाला 6 आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई करा देंगे 3 का x में तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का करा देंगे तो 2 का x में हो जाएगा 2x प्लस ये वाला 6 आ जाएगा। अब 2 2 के पेयर बना लीजिए, 2 2 के जोड़े बना लीजिए। यहाँ पे इन दोनों देखिए क्या कॉमन है। देखिए कॉमन क्या होता है, जो दोनों दो पद हैं, यहाँ पे दो पदों में जो चीज़ कॉमन होती है, यानी कि जो दोनों में हो, देखिए यहाँ पे x है तो x निकाल लीजिए। जब यहाँ पे 2x थे, एक x ने बाहर निकाली तो यहाँ पे 1x बचेगा, यहाँ पे 1x निकाली तो यहाँ पे 3 बचा। यहाँ पे देखिए हमने 6 को क्या किया, यहाँ पे 6 को हमने लिख दिया 2 3 6, 2 3 6, बात तो वही है 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, 2 बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +3। और ये क्या होता है, देखना यहाँ पे जितना इतना यहाँ बचेगा उतना ही यहाँ बचेगा। दोनों जगह देखिए x + 3 x + 3 बच रहा है, तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो x + 3 को अलग लिख दीजिए और यहाँ पे बचा x + 2। तो इस तरीके, ये आपका आंसर नहीं हुआ अभी, ठीक है। आंसर क्या होगा, हम इसको कहेंगे यदि x + 3 = 0 तो x हो जाएगा -3, क्योंकि उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये अब आपका आएगा, ये बोलेगा अल्फ़ा, इसको हम कहेंगे अल्फ़ा कहलाएगा ये। और दूसरा हम यदि करेंगे x + 2 = 0 तो x बराबर आएगा -2, ये आपका कहलाएगा बीटा। तो यहाँ से जो है वो आपका अल्फ़ा बीटा निकल के आएगा। तो क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया इसके ऊपर पावर 2 है तो इसके कितने आंसर आएंगे, तो इसके 2 आंसर आएंगे। तो 2 आंसर आ चुके हैं, अल्फ़ा और बीटा। एक चीज़ और आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था अभी शून्य अगर दिए गए हों तो आप उसका समीकरण कैसे बनाएंगे। तो देखिए मान लो शून्य का आपका अल्फ़ा है, अल्फ़ा आपको दिया है -3 और बीटा आपको दिया है -2। अब इससे हमें समीकरण निकालना है। जैसे मान लीजिए ये हमें नहीं पता है x² + 5x + 6, तो देखिए इसको कैसे लाएंगे। तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा। तो बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, x² - अल्फ़ा की वैल्यू -3 और बीटा की देखिए यहाँ पे प्लस है और माइनस वो 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो -2 × x और प्लस अल्फ़ा की जगह -3, इसको कोष्टक में लिख लीजिए -3 और बीटा की जगह लिख लीजिए -2। ये जाएगा x² माइनस, देखिए ये दोनों माइनस के यहाँ पे 3 और 2 माइनस के, तो 3 और 2 हो जाएगा -5 × x और प्लस ये जाएगा, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 और ये जाएगा आपका, ये देखिए माइनस अब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे जाएगा आपका x² + 5x + 6। तो देखिए ये देखिए आंसर आ चुका है आपका। तो इस तरीके जो है आपके सारे सवाल जो हैं आपको करने हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स सवाल समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब लोग चलते हैं, देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पे मान लीजिए ले दिया 9 और यहाँ पे ले लीजिए मान लीजिए 18x। तो इसको जो है मैं आपको करना है, या यहाँ पे हमने ले लिया, देखिए यहाँ पे k, हाँ हमें k का वैल्यू निकालने हैं। हम आपको एक दूसरा एग्जांपल बताते हैं, जैसे हमें k की वैल्यू कैसे निकाल ली हूँ। तो यहाँ पे ले लीजिए kx। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, तो यहाँ पे k की वैल्यू ज्ञात करो। तो हमने आपको बताया था इसकी पहले तुलना करेंगे x² + bx + c से। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू बराबर 5 लिख दीजिए। अब b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू k है तो b बराबर k रख दीजिए। उसका c की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 रख दीजिए। अब मूल बराबर है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया जब मूल बराबर हो तो आपका सूत्र क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। तो b² - 4ac बराबर 0, ये आपको फार्मूला पहले बता दिया था हमने। तो b की वैल्यू है k, तो k का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, k² - 4 और a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 9 है = 0। इस पूरे टर्म को उठा के उधर ले जाइए, k² को उधर रखिए क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो उधर जाएगा 4 में गुणे 5 में गुणे 9। इधर से आप जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से उधर रूट आ जाएगा, तो उधर हो जाएगा √5 √9 और √4। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 5 का पता नहीं हमें तो 5 को ऐसे लिख लीजिए। तो जाएगा 2 3 6
√5, ये आपके के की वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके दोस्त भी तैयारी करें तो उनको दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग, जो भी कठिन क्वेश्चन होते हैं जबकि एग्ज़ाम में आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।